हाय गाइस। आज हम बात कर रहे हैं एसएमटी प्रोसेस के बारे में। मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक पॉइंट एसएमटी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भले ही आप बिगिनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो। आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें जान सकते हैं एसएमटी के बारे में, क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले जो हमारा एसएमटी प्रोसेस होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है शोल्डर पेस्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने शोल्डर पेस्ट के बारे में बताया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि शोल्डर पेस्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में जानना चाहते थे, तो मैंने ये वाली वीडियो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने के लिए बनाया है। किसी को भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो की पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शोल्डर पेस्ट के बारे में। देखिए, शोल्डर पेस्ट एसएमटी में जितने भी डिफेक्ट्स आते हैं 70 to 60% जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं वो शोल्डर पेस्ट की वजह से ही होते हैं। ठीक है। तो शोल्डर पेस्ट के कॉम्पोजिशन आपने पूछा था, यहाँ पे आप देख सकते हो शोल्डर पेस्ट का कॉम्पोजिशन, जिसमें एस एन रहता है 96.5, ए जी रहता है 3% एंड कॉपर रहता है 0.5%। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। अगर आप इस शोल्डर पेस्ट को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो शोल्डर पेस्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप इस शोल्डर पेस्ट को देखोगे। लेकिन ये यहाँ पे जो मुझे आपको दिखाया गया है ये सॉल्वेंट के रूप में इस तरीके से दिखेगा। फ्लक्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर आप शोल्डर पेस्ट को नॉर्मली देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं शोल्डर पेस्ट के बारे में। तो शोल्डर पेस्ट हमको जब भी एसएमटी का प्रोसेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमको शोल्डर पेस्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है और शोल्डर पेस्ट की चीज़ों को वैलिडेट करना पड़ता है। तो हमको क्या क्या चीज़ें पहले देखनी होती हैं। जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगर जब हम फ्लोर पे यूज़ करने के लिए जब शोल्डर पेस्ट को निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो उस टाइम पे हम यूज़ करने से पहले थोइंग करते हैं। तो उस टाइम पे जो फ्लोर का टेम्परेचर है, जिसको हम थोइंग प्रोसेस बोलते हैं, उस टाइम पे फ्लोर का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होना चाहिए और 4 से 6 घंटे के लिए हम थोइंग करते हैं। थोइंग कुछ और नहीं है, बस हमको इस टेम्परेचर पे फ्लोर पे शोल्डर पेस्ट को 4 से 6 घंटे के लिए रखना होता है। उसके बाद में हमको शोल्डर पेस्ट को मिक्सिंग करना होता है, जिसको हम जेंटली मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से स्पैचुला का यूज़ करके हम हाथ से भी कर सकते हैं। स्पैचुला कुछ भी नहीं होता है, स्पैचुला बस एक प्लास्टिक का स्टिक टाइप का रहता है जिससे कि हम शोल्डर पेस्ट को मिक्स करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत सारी मशीन, बहुत सारी कंपनियों में मशीन का यूज़ होता है इसके लिए। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और इसकी टाइमिंग भी 2 से 3 मिनट होती है। वो भी कस्टमर जिस तरीके से, मतलब आपका कस्टमर टू कस्टमर भी वेरी कर सकता है और कंपनी टू कंपनी भी ये वाला प्रोसेस वेरी कर सकता है। सेम इसके लिए भी है। थोइंग के लिए भी 4 से 6 घंटा रहता है, कस्टमर टू कस्टमर और कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है ये वाला प्रोसेस भी। इसको हमें गरम हीट के एक्सपोज में नहीं डाल रखना होता है। मतलब शोल्डर पेस्ट का जो विस्कोसिटी होती है वो इसी चीज़ में डिपेंड करती है कि आप उसका जो ये थोइंग और ये सारी प्रोसेस टेम्परेचर को आपको मेनली मेंटेन रखना होता है शोल्डर पेस्ट यूज़ करते टाइम पे। ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन होती हैं शोल्डर पेस्ट की। एक बार आपने शोल्डर पेस्ट का बॉटल खोल लिया, उसकी फ्लोर लाइफ नॉर्मली 12 से 24 घंटे होती है, जो उसकी फ्लोर लाइफ होती है। और जो उसकी शेल लाइफ होती है वो 6 मंथ to 1 ईयर होती है। वो भी शोल्डर पेस्ट के जो ब्रांड है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप शोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैं आज आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है हमारा शोल्डर पेस्ट का टाइप होता है, मतलब टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। एक्चुअली में ये जो टाइप होता है शोल्डर पेस्ट का, ये डिफाइन करता है कि शोल्डर पेस्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल्स हैं।
मॉलिक्यूल्स के जो साइज़ हैं वो कितने बड़े रहेंगे। अगर आप टाइप 3 का शोल्डर पेस्ट यूज़ करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के साइज़ ज़्यादा बड़े रहेंगे कंपेयर टू टाइप 4 का। ये वाली चीज़ मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए एसएमटी के बारे में। तो ये क्या रहता है कि जितना ज़्यादा, जैसे टाइप 6 है, इसके सबसे ज़्यादा फाइन मॉलिक्यूल्स रहेंगे। नॉर्मली हम मोबाइल इंडस्ट्री में टाइप 5 का शोल्डर पेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको अच्छी क्वालिटी का जॉइंट बनाता है। तो हम जितना ज़्यादा टाइप को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे फाइन क्वालिटी का जो शोल्डर पेस्ट का जो जॉइंट है वो बनेगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये भी हमको कस्टमर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होता है। जैसा हमको कस्टमर बताता है, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइप का हमको शोल्डर पेस्ट यूज़ करना होता है। लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। प्रॉपरली नहीं करी ये जो सारे स्टेप्स हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी तो आपको क्या क्या इशू मिल सकते हैं। तो पहला हो गया ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन, ड्राइंग। तो ड्राइंग शोल्डर में क्या रहता है कि इसमें जो आपका जॉइंट है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। ऑक्सीलेशन में क्या रहता है कि ऑक्सीजन आपके पेस्ट में मतलब अ, आपका पेस्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट ठीक से नहीं बनता है। पुअर प्रिंट, जब आप स्टेंसिल से शोल्डर पेस्ट को प्रिंट करते हो तो उस टाइम पे आपका जो शोल्डर पेस्ट है वो पैड में अच्छे से नहीं लगता है। ठीक है, इनसफिशिएंट वेटिंग, इस तरीके की इश्यूज आ सकते हैं। वॉइड का इशू आ सकता है अगर आपका बीजी माउंट हो रहा है। आप आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आईसी के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो उसमें बीजी आईसी होती है, बॉल ग्रिड एरे जो रहता है, उसमें अगर आपका शोल्डर पेस्ट अगर ठीक से थोइंग और ये सारी मिक्सिंग नहीं हुआ है तो फिर उसमें फ्लैश शोल्डर या फिर वॉइड उसमें बन सकते हैं। वॉइड क्या होते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। एक्सरे में हम वॉइड को चेक करते हैं। ये वाला प्रोसेस चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, शोल्डर पेस्ट के पोर्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको पहले से वैलिडेट करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। आज मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये जो अब स्टेंसिल डिज़ाइन है, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हम जो प्रोसेस, वो पहला स्टेशन है प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग में हमको पहले तो पीसीबी को लोड करना होता है। ठीक है, तो हमको पीसीबी को लोड करने से पहले जो मशीन के पैरामीटर्स हैं पहले वो देख लेना है कि वो सारे पैरामीटर मशीन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद हमको शोल्डर पेस्ट लाना है। शोल्डर पेस्ट को हमको स्टेंसिल में पहले स्टेंसिल को लोड करना है। लोड करने के बाद में हमको यहाँ पे शोल्डर पेस्ट डालना है। शोल्डर पेस्ट डालने के बाद में हमको यहाँ पे पीसीबी को लोड कर देना है। लोड करने के बाद में हमको कन्वेयर की लेंथ, विड्थ, सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि वो पीसीबी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पढ़ लेना सारी चीज़ें, मैं आपको साथ में बोलता भी जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको पैरामीटर सेटअप एक बार देख लेना है कि साहब अब हमने पीसीबी की वहाँ पे जो भी हमारी मशीन है उसमें हमने पैरामीटर सारे देख लेने हैं। उसके बाद में हमको प्रिंटिंग साइकिल जो है वो हमको, तो जो हमारा प्रिंट साइकिल है वो हम वहाँ पे देख लेंगे कि वो जो मतलब प्रिंट हो। सो अभी जो हमारा स्क्वीजी है वो शोल्डर पेज को प्रिंट करेगा स्टेंसिल के ऊपर से। उसके बाद में हमको जो फर्स्ट बोर्ड मिलेगा उस फर्स्ट बोर्ड को हमको वैलिडेट करना है, इंस्पेक्ट करना है खुद से। हमको चेक करना है कि शोल्डर पेस्ट उसमें ठीक से लगा है या नहीं लगा है। हमको लाइन चलाने से पहले ये सारी चीज़ें वैलिडेट करनी है। उसके बाद में अगर हमको कुछ यहाँ पे इशू मिलता है तो हम अपने इसको फिड्यूशियल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमको कुछ मिसअलाइनमेंट या फिर कुछ भी मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ मशीन पे काम करेंगे। ठीक है, फिर हम अगर हमको सब कुछ ठीक मिलता है तो फिर हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूसली बोर्ड डालेंगे। और आजकल जो इंडस्ट्री है उसमें शोल्डर पेस्ट के लिए डिस्पेंसर का यूज़ किया जाता है।
तो हमको उसको भी रेगुलरली चेक करना है कि शोल्डर पेस्ट उसमें है या नहीं है। ठीक है, फिर हमको प्रिंट क्वालिटी देखना है, जो हम मॉनिटर कर सकते हैं एसपीआई के थ्रू भी, और हम विजुअली भी बीच बीच में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर जब हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हमको अपना स्टेंसिल बाहर निकाल लेना है और उसको पहले क्लीन कर लेना है, वरना शोल्डर पेज इसमें जम जाएगा, जिससे कि हमारी स्टेंसिल डैमेज हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे की प्रोसेस में। फिर हमारा अगला प्रोसेस है एसपीआई यानी शोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन। यहाँ पे हम जो हमने शोल्डर पेस्ट प्रिंटर में लगाया था उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट हम 3D व्यू में करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम इंस्पेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। हम वॉल्यूम देखते हैं, हाइट देखते हैं, एरिया देखते हैं, एक्स वाई पोजीशन देखते हैं, शेप देखते हैं, ब्रिजिंग देखते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपको जज करके बता देता है। हमको पैरामीटर्स उसमें डालने रहते हैं पैड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में अगर ये पैड पूरा प्रॉपरली पेस्ट लगा हुआ रहता है तो फिर ये अपने आप ही पास हो जाता है। अगर उसमें पैड में इस तरीके का कुछ आपको शोल्डर बॉल या फिर इनसफिशिएंट या फिर कुछ भी आपको इस तरीके का दिखता है तो वो आपको ये ब्रिजिंग या फिर कुछ भी आपको एक्सेस शोल्डर, तो वो आपको अलार्म देगा। तो जज आप ही को करना है, तो आपको इसको फेल करना है, पास करना है, आपको इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से 3D में दिखाता है इस मशीन में। फेल और पास ये आपको डिसाइड करना रहता है। ऑटोमेटिकली मशीन फेल पास डिसाइड नहीं करती है, ऑटोमेटिकली मशीन खाली पास डिसाइड करती है। अगर गुड रहेगा तो वो अपने आप ही पास कर देगी। तो ये हो गया हमारा एसपीआई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर आ जाता है हमारा माउंटर। अभी तक हाल ही हमने पीसीबी में शोल्डर पेस्ट को लगाया था। अब क्या है कि हम इस पीसीबी में कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ भी सकते हो। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस लिख रखे हैं, सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा स्पूल रहते हैं, इन स्पूल से कंपोनेंट्स इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो रहे हैं। ये सारे जो पैड थे हमारे, उन सारे पैड में इस तरीके से यहाँ पे माउंट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको मैनुअली अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन बहुत सारी कंपनी में प्री एओआई भी रहता है यहाँ पे, जो या तो आप फाइनल पे पोस्ट ईओआई, जैसे यहाँ पे मेंशन है पोस्ट ईओआई, ये रीफ्लो के बाद में रहता है। ठीक है, तो आप पोस्ट ईओआई में भी चेक हो जाएगा, लेकिन आप फर्स्ट बोर्ड को हमको मैनुअली देखना रहता है। तो फर्स्ट बोर्ड को आप यहाँ पे मैनुअली वैलिडेट करोगे कंपोनेंट माउंट होने के बाद में, फिर आप उसको रीफ्लो में भेजोगे आगे। तो स्पूल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि स्पूल क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कुछ नए भाई भी हो सकते हैं मेरे साथ जुड़े हों तो उनको नहीं पता हो, तो मैं उसके बारे में, स्पूल के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी, डायोड, इंडक्टर, कनेक्टर, इनका नॉर्मली जो हमारे पास में रजिस्टर, ये इस साइज और शेप ये सारे दिए हुए हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टेंसिल रहता है उसमें भी अपर्चर्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस ये सारी चीज़ें हो गई स्कूल। जिसने स्कूल, अगर कोई हो सकता है कि जिसने पहली बार नहीं देखा हो, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये इमेज दे रखी है कि स्कूल इस तरीके से होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली स्कूल में 10,000 से 15,000 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें आईसी यूज हो रहा है तो उसमें कम कंपोनेंट्स या ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आईसी का शेप और साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाकी स्कूल में हमको क्या-क्या चीज़ें वेरीफाई करनी होती है माउंटर में लोड करने से पहले, वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। वेरीफाई पार्ट नंबर बिफोर यूज़, इंस्पेक्शन, रील लेबल, एमएसएल। एमएसएल मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल होता है। इसके बारे में भी अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एमएसएल हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमएसएल लेवल रहते हैं, वो यहाँ पे मेंशन रहता है। उसकी शेल लाइफ एमएसएल ही डिसाइड करता है। हमारे पास दो टाइप की लाइफ होती है, एक फ्लोर लाइफ और एक शेल लाइफ। जब वो खुल जाता है, सॉरी, जो फ्लोर फ्लोर लाइफ एमएसएल ही डिसाइड करता है। तो पैकेट को खोलने के बाद में एमएसएल लेवल हमको लगाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, इंश्योर द कंपोनेंट्स आर के पीसीबी डिजाइन, यहाँ पे ये सारे के इंश्योर द कंपोनेंट्स आर के
compatible with ensure the components are compatible विद पीसीबी डिज़ाइन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमको वैलिडेट करनी रहती है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो इन सारी चीज़ों का। ठीक है, ईएसडी सेफ्टी रिपोर्ट एनी अबनॉर्मलिटी, ये इमीडिएटली हमको उसको इन्फॉर्म करना है सुपरवाइज़र को अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने खाली आपको रेफरेंस के लिए बता दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी टेम्परेचर और फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में जो है रीफ्लो। रीफ्लो में अभी तक हमने क्या था, कंपोनेंट्स माउंट किए थे पीसीबी में। ठीक है, अभी तक वो उसमें असेंबल नहीं हुए। तो उसको असेंबल करने के लिए मतलब वेल्ड करने के लिए, मतलब इस तरीके से अभी तक वो कच्चे थे। ठीक है, अभी उसको वेल्ड करने के लिए हम रीफ्लो प्रोसेस करते हैं। तो रीफ्लो में कुछ इस तरीके से दिखता है रीफ्लो। ठीक है, तो रीफ्लो में क्या है कि ये 4 टाइप के अलग-अलग ज़ोन रहते हैं। ठीक है, पहला ज़ोन होता है प्रीहीट, शॉक, रीफ्लो और कूलिंग। इसको पीक ज़ोन भी बोलते हैं रीफ्लो ज़ोन को। ठीक है, तो इसमें हम पीडब्ल्यूआई का यूज़ करते हैं जो है प्रोसेस विंडो इंडेक्स, टेम्परेचर्स को वैलिडेट करने के लिए। प्रीहीट में कितना टेम्परेचर रहेगा, 150 से 180। ये मैंने ऐसे ही रेफरेंस के लिए लिख दिया है, कुछ ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे 90 से 70 भी होता है, 50 भी होता है। ठीक है, तो शॉक में भी ऐसा ही है, कहीं कहीं पे 180 से 220 तक भी रहता है। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, कस्टमर डिसाइड करता है, कस्टमर ही हमको बताता है कि हमको कितना टेम्परेचर कौन से जोन में रखना है। ठीक है, उसके बाद में रीफ्लो का जो पीक टेम्परेचर है जिसको रीफ्लो टेम्परेचर भी बोलते हैं, वो 217 से 245 के बीच में हम रखते हैं। कूलिंग टेम्परेचर में हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऑक्सीडेशन का इशू हो सकता है, थोड़ा सा शाइनिंग भी कम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं होगा। जिन लोगों को पीडब्ल्यूआई नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, हम कंपोनेंट्स में एक्चुअल में कितना टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि कंपोनेंट टेम्परेचर अगर यहाँ पे इतना है तो ज़रूर वो तो एग्जैक्टली पीसीबी में कितना टेम्परेचर जाना है उसको वैलिडेट करने के लिए हम प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर आप बोलोगे मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी क्या है, जो हमारे कंपोनेंट थे वो अच्छी तरीके से वेल्ड हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं एओआई में। एक्चुअली में एओआई हमारे पास में एसएमटी में दो जगह पे हो सकती है। एक होता है माउंटर के बाद, मतलब रीफ्लो से पहले लेकिन माउंटर के बाद। जो हमारा कंपोनेंट्स माउंट हुआ है उसको वैलिडेट करने के लिए हम एओआई का यूज़ करते हैं। यह ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन। लेकिन बहुत सारी कंपनी में ये आफ्टर रीफ्लो ही होता है, मतलब एक ही एओआई का यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंपनी। सो एओआई का मेनली यूज़ यही है कि ये कंपोनेंट्स को वैलिडेट करता है कि उसका जॉइंट जो है वो प्रॉपरली है या नहीं है, वो कंपोनेंट प्रॉपरली वहाँ पे माउंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रीफ्लो और एओआई वैलिडेट करता है। ठीक है, एओआई का मेनली काम यही है, अगर कंपोनेंट गलत माउंट हो गया तो उसको भी यही वैलिडेट करता है। ठीक है, एओआई पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं टोटल बोर्ड, ओके बोर्ड, एनजी बोर्ड, एनजी रेट, मतलब यहाँ पे इल्ड रेट भी बता रहा होता है, जो जो चीज़ें हमको एओआई पे वैलिडेट करनी होती हैं। ठीक है, ये भी अपने आप जज नहीं करता है, अगर इसको कुछ भी एनजी दिखता है तो फिर ये फॉल्स कॉल देता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस एओआई में वैलिडेट करनी रहती है।